तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि हम पोस्ट आर फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट हेल्थ असेसमेंट के यूनिट नंबर 3 जो कि हमारे साथ इंट्रोडक्शन टू फिजिकल एग्जामिनेशन एंड जनरल सर्वे है, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। इसका पार्ट 1 हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था और हमने जो है फिजिकल एग्जामिनेशन के हवाले से बात की थी कि फिजिकल एग्जामिनेशन हमारे साथ क्या होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन ये एक ऐसा अमल होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ओवरऑल बॉडी की हम एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। उसकी हम चेकअप करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो मौजूद है या नहीं। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो अमल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। इसी तरह से फिजिकल एग्जामिनेशन के फेजेस के हवाले से हमने बात की थी, प्रिंसिपल के हवाले से हमने बात की थी कि जब भी हम किसी पेशेंट को टच करेंगे तो टच करने से पहले सबसे पहला काम जो हमने करना होगा वो अपने हाथों को धोना होगा। फिर इसी तरह से सर से पाँव तक जो है प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जो है हमने उनकी क्या करनी है, एग्जामिनेशन करनी है, ठीक है। इसी तरह से एग्जामिनेशन के हवाले से जितने भी प्रिंसिपल्स है तो ये सारे हमने काफ़ी डिटेल के साथ जो है पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। एग्जामिनेशन के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, जिन चीज़ों की हमें एग्जामिनेशन के दौरान ज़रूरत होती है, तो वो हमने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किए थे पिछले क्लास में, जिसमें हमारे साथ स्टेथोस्कोप, स्टंग, डिप्रेसर हो गया, पेन लाइट हो गई, मेजरिंग टेप, नेजल स्पेकुलम, स्पिग्मोमानोमीटर हो गया, ट्यूनिंग फॉर्क, रिफ्लेक्स हैमर, सेफ्टी पिन एंड पॉकेट विजुअल एक्यूटी कार्ड। ये सारी चीज़ें हमारे साथ वो चीज़ें हैं जो कि हमें इसकी हर हाल में ज़रूरत पड़ती है फिज़िकल एग्जामिनेशन के दौरान। जबकि हमारे साथ जो ऑप्शनल चीज़ें हैं उसमें आपके साथ ग्लव आ जाती है, लुब्रिकेंट जेल आ जाता है, ऑप्थेल्मोस्कोप आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने काफ़ी डिटेल के साथ जो है डिस्कस किया था। इसी तरह से फिज़िकल एग्जामिनेशन के हमारे साथ जो 4 कार्डिनल प्रिंसिपल है जिसको हम हर फिज़िकल एग्जामिनेशन में जो है इसको परफॉर्म करते हैं, तो वो कौन से हैं? इसमें पहले नंबर पर आपके पास इंस्पेक्शन, दूसरे नंबर पर पल्पेशन, तीसरे नंबर पर परकशन और चौथे नंबर पर आपके साथ एस्कल्टेशन आती है। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे और यहाँ से अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कुछ याद आ गया है आप लोगों को? यस सर। अच्छा जी। जी सर। सबसे पहले जो हमारे साथ असेसमेंट टेक्निक है, इसमें जो पहला हमारे साथ मेजर स्टेप है वो क्या है, वो है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन किसे कहते हैं? इंस्पेक्शन से मुराद आप जो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को जब आप मॉनिटर करते हैं, तो इस अमल को क्या कहते हैं? इस अमल को हम इंस्पेक्शन कहते हैं। इंस्पेक्शन हम इसलिए करते हैं ताकि हम बॉडी की जांच पड़ताल करें और हमें जो है बॉडी के बारे में पता चले कि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, कोई इंजरी तो नहीं हुई है बॉडी के किसी पार्ट में, ठीक है, या किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन या किसी किस्म की रेडनेस तो बॉडी पर मौजूद नहीं है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। सो इंस्पेक्शन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन से मुराद ये है कि बड़ी ध्यान के साथ हम पेशेंट की बॉडी को क्या करते हैं, उसको देखते हैं, उसकी चेकअप करते हैं, उसकी ज़ाहरी जो अपीयरेंस है उसको हम देखते हैं, ठीक है। सो टेक टाइम टू ऑब्जर्व विद आइज, ईयर एंड नोज, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट की जो आइज है उसको हम चेक करते हैं, ठीक है, कि किसी किस्म की रेडनेस या येलोनिश जो है उसमें तो मौजूद नहीं है, ठीक है। या ईयर जो है उसको चेक करते हैं कि उसमें किसी किस्म की फ्लूइड एक्यूमुलेशन तो नहीं हुई है या फ्लूइड ड्रेनेज तो ईयर से नहीं हो रही। या इसी तरह से नोज़ की जो टेक्सचर है, नोज़ की जो स्ट्रक्चर है उसको हम देखते हैं कि नोज़ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, अपनी पोजीशन पर है या नहीं, ठीक है। इसी तरह से यूज़ गुड लाइटिंग, ठीक है, जो जहाँ पर हम पेशेंट की सर एक इंस्पेक्शन बात कर करूं। रहे होते हैं, जी जी ते है, ठीक है। तो वो बातों को जो है नर्स जो है वो इंस्पेक्शन के सुन दौरान ही लेंगे। उसको गौर से सुनते रहे। जी इसी सर। तरह से नर्स का यूज से मुराद ये है कि जब इंस्पेक्शन कर रहे हो सॉफ्ट तो वॉइस अगर सुन बॉडी लेते से हैं किसी जी पार्ट सर। से स्मेल उसके आ रही है, बोलना ठीक है। स्पीच वो कैसे स्पीच कर लेता है वो सुन लेते हैं हम हाँ जी जी, सर। किसी किस्म की स्मेल अगर पेशेंट की बॉडी से जी नर्स को होते हैं। महसूस हो रही है तो ज़ाहिरी बात है, नर्स जो है वो चीज़ें तो नर्स
करेगा ही करेगा। लेकिन इसके साथ साथ इंस्पेक्शन के दौरान नर्स ने जो है पेशेंट की बॉडी के एक एक पार्ट को देखना होता है। तो एक एक पार्ट को जब देखेंगे, इसमें आपके पास आइज़, ठीक है, जो मेजर चीज़ है, ईयर्स हो गई, इसी तरह से नोज़, इसी तरह बॉडी के दूसरे कई पार्ट्स आ जाते हैं। तो ये मतलब भी आप इससे ले सकते हैं। और जो आपने कहा कि नर्स ने बजाते खुद मतलब गौर से देखना है, ये अपने कानों को जो है खुला रखना है और अपने नोज़ को जो है एक्टिव रखना है, ताकि पेशेंट की अगर बॉडी से किसी किस्म की स्मेल आती हो, ठीक है, अक्सर पेशेंट आपने देखे होंगे उनके बॉडी पार्ट से किसी ना किसी पार्ट से जो है स्मेल आ रही होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना जो है ये नर्स का काम होता है। और ऑब्जर्व करने के लिए ज़ाहिरी बात है नर्स ने जो है अपने 5 सेंसेस को यूज़ करना होता है, ना सिर्फ ईयर, आइज़, नोज़, बल्कि अपनी जो टच सेंसेशन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या करनी होती है, यूज़ करनी होती है। इसी तरह से जो नर्सेस की 4 आंखें होनी चाहिए, 2 आगे 2 पीछे। हाँ जी, बिल्कुल यही बात है। इस वजह से यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन से मुराद ये है कि बहुत गौर व फ़िक्र के साथ वो चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं। सही है? हाँ ना सर, हम हॉस्पिटल में इतने काम करके बाद में फिर पता चलता है कि वो एक मसला तो इस तरह हो गई थी, बिल्कुल मामूली मसले से फिर इतने बंदे के दिमाग खराब होते हैं। इस बिल्कुल, वजह 4 आंखें होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यही बात है। कंसल्टेशन भी हमारे पास आ सकते हैं ना। बिल्कुल यही बात है, छोटी-सी बात होती है, उसको अगर हम टाइम पर मैनेज ना करें तो उससे फिर बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो इंस्पेक्शन के दौरान हमने ये कुछ करना होता है। इसके अलावा लुक एट द कलर, शेप, सिमेट्री एंड पोजीशन, ठीक है। ज़ाहिर-सी बात है हमने पेशेंट के जितनी भी बॉडी पार्ट है, ठीक है, बॉडी जो कलर है उसका हमने देखना है। फिर बॉडी के हर पार्ट की जो शेप है उसको हमने देखनी है कि प्रॉपर शेप से है या नहीं, सिमेट्री में है या नहीं, मतलब जो कान है वो अपनी पोजीशन पर है या नहीं, जो नोज़ है वो अपनी पोजीशन पर है या नहीं, ठीक है। इसी तरह से हर एक चीज़ को हमने देखनी है, ठीक है, उसकी पोजीशन को हमने देखनी है। इसके अलावा ओडोर फ्रॉम द स्किन, ब्रीथ एंड वाउंड, उनके स्किन से किसी किस्म की स्मेल तो नहीं आ रही, या सांस से किसी किस्म की बैड स्मेल तो नहीं आ रही, या उसके ज़ख्मों से किसी किस्म की स्मेल्स तो नहीं आ रहे। तो इन सब को मॉनिटर करने के लिए उन्होंने अपने नोज़ का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि नोज़ के ज़रिए ही हम स्मेलिंग को, मुख्तलिफ़ किस्म के स्मेल्स को क्या करते हैं, सेंस करते हैं। तो यही चीज़ें हमने क्या करनी होती है और इंस्पेक्शन के दौरान हमने ये मॉनिटर करना होता है। सो इंस्पेक्शन इज़ डन अलोन एंड इन कॉम्बिनेशन विद अदर असेसमेंट टेक्निक। सो जो इंस्पेक्शन प्रोसेस है या जो इंस्पेक्शन टेक्निक है, इसको हम अकेले ही जो है, अकेले मतलब इस एक टेक्निक को भी एट अ टाइम हम कर सकते हैं, और इस एक टेक्निक के साथ हम दूसरे असेसमेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी पेशेंट की असेसमेंट कर सकते हैं। सही है? फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर आपके साथ आता है पल्पेशन। पल्पेशन किसे कहते हैं? पल्पेशन से मुराद ये है कि जब आप अपने पेशेंट की किसी बॉडी पार्ट पर हाथ रखते हैं, ठीक है, फिंगर रखते हैं और उसको थोड़ा-सा आप क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, ठीक है? इस तरह उसको पर प्रेस करते हैं कि इस तरह आया पल्स नीचे जो किसी किस्म की ट्यूमर या किसी किस्म की रेंडरनेस तो नहीं है, हार्डनेस तो बॉडी के स्किन के अंदर मौजूद नहीं है। तो बॉडी के स्किन के अंदर हार्डनेस को महसूस करने के लिए, फ़ील करने के लिए, या किसी भी किस्म की एब्नॉर्मैलिटी या जो स्वेलिंग है उसको महसूस करने के लिए हम क्या करते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता हम पेशेंट की बॉडी को क्या करते हैं, पल्पेट करते हैं। पल्पेट करने के भी फिर हमारे साथ टाइप है, एक हमारे साथ शैलो पल्पेशन होती है, एक हमारे साथ डीप पल्पेशन होती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। पल्पेशन क्या है? पल्पेशन मीन्स फीलिंग्स विद हैंड्स यूज ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान जब आप पेशेंट की बॉडी को एग्जामिन कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, तो इस दौरान जब आप पेशेंट की बॉडी को, मुख्तलिफ पार्ट को आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों के ज़रिए उसको क्या करते हैं, फील करते हैं, उसको आप थोड़ा थोड़ा कंप्रेस करते हैं, उसको आप प्रेशराइज करते हैं, मतलब उस पर जोर डालते हैं, ताकि आपको मालूम हो कि किसी किस्म की बॉडी पार्ट जो है उसमें टेंडरनेस तो नहीं आई हुई है। अगर उनको आप प्रेस करते हैं तो प्रेस करने से उनको पेन तो नहीं होती, ठीक है, या स्किन के अंदर किसी किस्म का ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर तो नहीं बना है। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, पल्पेशन करते हैं। इसके साथ साथ बॉडी में किसी किस्म की टेंडरनेस तो नहीं आई है, या बॉडी का कोई पार्ट तो
बगैर किसी वजह के सख्त नहीं हुआ है, एबनॉर्मली सख्त नहीं हुआ है, तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, पल्पेशन करते हैं। सो बेक ऑफ हैंड टू असेस स्किन टेम्परेचर, इसी तरह से अपने हाथ का जो बेक वाला साइड होता है, जो प्रोन साइड होता है, ठीक है, तो उस जैसे कि हम अपने पेशेंट की टेम्परेचर, जो नॉर्मली हम टेम्परेचर चेक करते हैं, जिसमें हम अपने हाथ का जो पिछला हिस्सा होता है उसको हम पेशेंट के बॉडी से टच करते हैं और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसकी बॉडी टेम्परेचर को हम मैयर करते हैं। सही है, जान उसको हम क्या करते हैं, एसेस करते हैं कि पेशेंट को टेम्परेचर तो नहीं है। सो फिंगर्स टू एसेस लोकेशन, टेक्सचर, मॉइस्चर, एरियाज ऑफ टेंडरनेस, साइज, शेप एंड कंसिस्टेंसी ऑफ लीजन, ठीक है। इसी तरह से फिंगर्स के ज़रिए, अभी मैंने आपको बताया कि फिंगर्स के ज़रिए हम बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स, लोकेशन को हम क्या करते हैं, उसकी हम असेसमेंट करते हैं। इसी तरह से स्किन की जो टेक्सचर होती है उसको हम देखते हैं, स्किन की जो मॉइस्चराइजेशन है उसका हम देखते हैं कि ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन स्किन पर, ज़्यादा नमी तो नहीं है, ऑयली स्किन तो नहीं है, ठीक है, या ज़्यादा ड्राई स्किन तो नहीं है। इसी तरह से बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को हम चेक करते हैं कि वहाँ पर टेंडरनेस तो मौजूद नहीं है। टेंडरनेस से मुराद ये है कि अगर बॉडी की किसी पार्ट में जो है हार्डनेस आई हुई हो, तो उसको जब हम थोड़ा सा भी प्रेस करते हैं तो प्रेस करने से हमें पेन होती है, तो इसको हम कहते हैं टेंडरनेस, ठीक है। इसी तरह से साइज, शेप और जो लीजन होते हैं, लीजन से मुराद आपके पास दाने आ जाते हैं या कोई भी इस तरह से चीज़ हो, ठीक है, उसकी कंसिस्टेंसी को हम देखते हैं। तो ये हम किसके ज़रिए करते हैं, ये हम पल्पेशन के ज़रिए इसको हम चेक करते हैं। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ पल्पेशन की तरफ। तो पल्पेशन के हवाले से मैंने आपको बताया कि हमारे साथ पल्पेशन के टाइप्स है। पहला जो टाइप है इसको हम क्या कहते हैं, लाइट पल्पेशन कहते हैं। क्या? अच्छा जी, तो लाइट पल्पेशन क्या है? लाइट पल्पेशन ये हमारे साथ पल्पेशन की वो किस्म है जिसमें हम क्या करते हैं, टू डिटरमाइन सरफेस वेरिएशन सच एज पल्सेस, टेंडरनेस, सरफेस स्किन टेक्सचर, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, ठीक है। लाइट पल्पेशन, नॉर्मली ये पल्पेशन की वो किस्म है जिसके ज़रिए हम अपने जो पल्सेस है उसको हम क्या करते हैं, मैयर करते हैं, ठीक है। इसी तरह से पल्स रेट जो हम मैयर करते हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा सा अपने पेशेंट की जो स्किन है उसको प्रेस करते हैं ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइट पल्पेशन कहते हैं। इसी तरह से स्किन सरफेस की जो टेक्सचर है, ठीक है, उसको एसेस करने के लिए या टेंडरनेस को मालूम करने के लिए हम लाइट पल्पेशन करते हैं। बॉडी टेम्परेचर को मैयर करने के लिए या एसेस करने के लिए, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइट पल्पेशन करते हैं, ठीक है। इसी तरह से डिप्रेस स्किन सरफेस लेस देन 1 सेंटीमीटर, एमसीक्यूज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि लाइट पल्पेशन में हम स्किन सरफेस को कितना डिप्रेस करते हैं, तो स्किन सरफेस को जो है हम लेस देन 1 सेंटीमीटर से क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर से कम जो है उसको हम क्या करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, उसको थोड़ा सा दबाते हैं, ठीक है। सो फील स्किन इन सर्कुलर मोशन विद वेरी लिटिल और नो डिप्रेशन, ठीक है। सो इसमें हम क्या करते हैं, जो स्किन सरफेस है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम फील करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से आपके पास जो दूसरी किस्म है इसको हम मॉडरेट पल्पेशन कहते हैं। मॉडरेट पल्पेशन जो है ये हमारे साथ लाइट पल्पेशन से थोड़ी ज़्यादा होती है। इसमें हम थोड़ा ज़्यादा प्रेशर या फोर्स जो है पेशेंट के बॉडी पर अप्लाई करते हैं। तो इसमें हम क्या क्या करते हैं, मॉडरेट पल्पेशन के ज़रिए हम क्या क्या मैयर करते हैं या फील करते हैं, टू फील फॉर इजी पल्पेबल बॉडी ऑर्गन एंड मासेस, ठीक है। जो मॉडरेट पल्पेशन है तो इसके ज़रिए हम जितने भी बॉडी के ऑर्गन या बॉडी के दूसरे जो पार्ट है, मासेस है, ठीक है, जो कि स्किन के अंडर होते हैं, तो उसको जो है हम क्या करते हैं, उसको हम फील करने के लिए मॉडरेट पल्पेशन यूज़ करते हैं। मॉडरेट पल्पेशन में हम स्किन को कितना प्रेस करते हैं, मॉडरेट पल्पेशन में हम स्किन को तकरीबन 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक हम क्या करते हैं, अपने हाथ से, अपने फिंगर्स से क्या करते हैं, पेशेंट के बॉडी को प्रेस करते हैं, ठीक है। और इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, किसी भी किस्म की एबनॉर्मेलिटी जो होती है उसके साइज़ को हम जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, कंसिस्टेंसी को, और इसके साथ साथ ऑर्गन की जो
मोबिलिटी है, ठीक है, जो मोशन है उसको फील करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मॉडरेट पल्पेशन कहते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट जो आप लोगों के लिए है, जो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, वो इसकी जो आपको पॉइंट दिया गया है कि जो लाइट पल्पेशन है इसको हम 1 सेंटीमीटर से कम फोर्स में क्या करते हैं, कम फोर्स लगाकर बॉडी के स्किन के अंदर जो चीज़ें हैं उसको हम क्या करते हैं, फील करने की कोशिश करते हैं। ये इसके साथ साथ मॉडरेट पल्पेशन में हम 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक हम क्या करते हैं, स्किन को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं और स्किन के अंदर जो चीज़ें होती है, ठीक है, तो उसको हम फील करने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से फिर आपके पास तीसरे नंबर पर आती है सर डीप पल्पेशन। सर इस कंसिस्टेंसी से क्या मुराद है यहाँ पे? कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि स्किन का जो टेक्सचर होता है, ठीक है, स्किन की जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर होती है, उसको अगर वो जो है बिल्कुल एक जैसे हो, ठीक है, और उसमें किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी ना हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंसी कहेंगे। कंसिस्टेंसी से मुराद जो कि बिल्कुल एक जैसे हो, उसमें फ़र्क ना हो। मतलब आप बॉडी को क्या कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, बॉडी को मिसाल के तौर पर एब्डोमेन को चेक कर रहे हो, ठीक है, तो एब्डोमेन के बिल्कुल इर्द गिर्द जो है आप पल्पेशन कर रहे होते हैं। तो जिस तरह से नॉर्मली बॉडी जो है आपको फील होती है, तो इसी तरह से बॉडी के जो एब्डोमेन का जो पूरा पोर्शन है ये आपको बिल्कुल एक जैसे फील हो, तो इसको हम कहेंगे कंसिस्टेंसी। सही है। जी सर। अच्छा जी, डीप पल्पेशन में क्या होता है? डीप पल्पेशन में आपके पास, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम टू फील वेरी डीप ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर डेट कवर बाय अ थिक मसल, ठीक है। डीप पल्पेशन जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें हम अपनी स्किन के अंदर जो डीप ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, तो उसको फील करने के लिए हम क्या करते हैं, डीप पल्पेशन करते हैं, ठीक है, जो कि थिक मसल के नीचे जो है मौजूद होते हैं, ठीक है, जैसे कि लिवर हो गया या किडनी हो गई, ठीक है, इसी तरह से जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, डीप पल्पेशन के ज़रिए इसको आप क्या करते हैं, फील करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम 2.5 से लेकर 5 सेंटीमीटर नीचे तक हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा फोर्स जो है एब्डोमेन या बॉडी पार्ट पर अप्लाई करते हैं, ताकि नीचे जो इंटरनल ऑर्गन है वो हमें फील हो, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, डीप पल्पेशन कहते हैं। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले जो पॉइंट्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। इसी तरह से हमारे साथ एक दूसरी पल्पेशन है जिसको हम बाय मैनुअल पल्पेशन कहते हैं। बाय मैनुअल पल्पेशन क्या है? बाय मैनुअल पल्पेशन यूजुअली हम किस चीज़ के लिए करते हैं? ये यूजुअली हम ब्रेस्ट को पल्पेट करने के लिए और इसी तरह से जो डीप एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं उसको हम पल्पेट करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं, प्लेसिंग वन ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी पार्ट, जिसमें हम एक हाथ जो है बॉडी के ऊपर वाले हिस्से पर और एक हाथ जो है बॉडी के नीचे वाले हिस्से पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, और दोनों हाथों के दरमियान उस बॉडी पार्ट को हम क्या करते हैं, उसको प्रेस करते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आप लोगों ने की होगी, ठीक है, आप लोगों ने पेशेंट की चेकअप की होगी, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम प्रेस करते हैं और देखते हैं कि किसी किस्म की टेंडरनेस तो इनसाइड ब्रेस्ट फील नहीं हो रही, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह की जो पल्पेशन होती है जिसमें हम दोनों हाथों को यूज़ करते हुए बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को आइडेंटिफाई या उसकी असेसमेंट करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, बाय मैनुअल पल्पेशन कहते हैं। इस बाय मैनुअल पल्पेशन के ज़रिए हम कौन कौन से बॉडी पार्ट को असेस करते हैं, पल्पेट करते हैं। इसमें आपके पास यूट्रस आ जाता है, ब्रेस्ट आ जाते हैं, स्प्लीन आ जाता है, ठीक है, डीप एब्डोमिनल ऑर्गन्स आ जाते हैं। तो ये हम बाय मैनुअल पल्पेशन के थ्रू इसको हम फील करने की कोशिश करते हैं। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? जी जी सर।
वेरी गुड। सिंपल चीज़ें हैं, ये ऑलरेडी आप लोगों ने की हुई है, जस्ट आप लोगों ने ये टर्म्स जो है याद रखने हैं कि पल्पेशन किसे कहते हैं, परकशन से क्या मुराद है, ठीक है, इंस्पेक्शन से क्या मुराद है, एक्सकल्टेशन किसे कहते हैं, ये चीज़ें बस आप लोगों ने याद रखनी है। परकशन की सर तरफ ये जो है जी सर ये सीक्वेंस से याद करनी होती है ना, सबसे पहले बिल्कुल मतलब बिल्कुल परकशन, फिर परकशन, हाँ जी अस्कल्टेशन। हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल लेकिन सर आप लोगों के लिए जैसे 2 किसी एमसीक्यूज जगह पे ना आएंगे इसमें कि सीक्वेंस से दी होती हैं और किसी जगह पे ये मतलब सीक्वेंस से नहीं दी होती, कहीं अस्कल्टेशन पहले दे देते हैं, कहीं पल्पेशन पहले दे देते हैं। सर ये इनका सीक्वेंस एक ही नहीं होता। देखिए इसके 2 ऑर्डर है, ठीक है, मिसाल के तौर पर नॉर्मली जो जनरली हम असेसमेंट करते हैं तो जनरल असेसमेंट में हमारे पास यही ऑर्डर आता है। सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं, दूसरे नंबर पर हम पल्पेशन करते हैं, तीसरे नंबर पर हम परकशन करते हैं और लास्ट में हम क्या करते हैं, एक्सकल्टेशन करते हैं। लेकिन जब हम एब्डोमिनल असेसमेंट करते हैं, ठीक है, ख़ास तौर पर एब्डोमिनल असेसमेंट करते हैं, ठीक है, तो एब्डोमिनल असेसमेंट में फिर हम इस तरह से नहीं करते। एब्डोमिनल असेसमेंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं एब्डोमिन की, फिर उसको हम उसको हम क्या करते हैं, उसको हम पल्पेट नहीं करते बल्कि उस इंस्पेक्शन के बाद उसको हम एस्कल्टेट करते हैं, मतलब स्टेथोस्कोप के ज़रिए हम साउंड सुनने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, पल्पेशन करते हैं और लास्ट में हम क्या करते हैं, परकशन करते हैं। अब ये एस्कल्टेशन पहले क्यों आई है, ये इस वजह से आई है कि अगर हम एस्कल्टेशन से पहले पल्पेशन करते हैं, ठीक है, जो एबनॉर्मल साउंड होते हैं तो वो एबनॉर्मल साउंड फिर गायब हो जाते हैं, क्योंकि हम बॉडी को प्रेस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बॉडी ऑर्गन जो है इधर उधर हो जाते हैं, तो वो साउंड सुनने की फिर हमें चांस नहीं मिलते। तो इस वजह से इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम पहले इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन के बाद हम क्या करते हैं, एस्कल्टेशन करते हैं, फिर पेशन करते हैं और लास्ट में परकशन करते हैं। सर मैंने पढ़ा था सर परकशन सिर्फ जो है ना एब्डोमेन में ऐसा होता है। सर बस सिर्फ एब्डोमेन में इसकी मतलब इनकी तरतीब चेंज होती है, बाकी जी जो है बाकी हाँ सेम वैसे होती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल सेम होती हैं। जी जी थैंक यू सर। सर परकशन जो है ना दोनों में तीसरे नंबर पे आती है, अच्छा मतलब अब्डोमेन में उसका जो हाँ है ना तो फिर पल्पेशन ठीक है, वो हाँ लास्ट में बिल्कुल आती है। बिल्कुल। परकशन जो है ये एस्कल्टेशन के बाद आती है, लास्ट में आपके पास पल्पेशन आती है, क्योंकि पल्पेशन में हम बॉडी पार्ट को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, एब्डोमेन को कंप्रेस करते हैं, तो इस वजह से फिर वो ऑर्गन जो है इधर उधर हो जाते हैं और वो साउंड जो है गायब हो जाती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले हम वो काम करते हैं जिसके ज़रिए हमें बॉडी के इंटरनल साउंड को सुनने की जो है वो चांसेस मिलते हैं, मतलब पहले इंस्पेक्शन, फिर एस्कल्टेशन, फिर आपके पास परकशन आती है और आखिर में आप फिर क्या करते हैं, पल्पेशन करते हैं। तो ये एब्डोमिनल जब हम असेसमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें आपके पास सीक्वेंस ये चेंज हो जाती है। बाकी जनरल जो असेसमेंट होती है उसमें आपके पास यही सीक्वेंस होती है कि सबसे पहले आपने इंस्पेक्शन करनी होती है, फिर पल्पेशन, फिर परकशन और लास्ट में एस्कल्टेशन। समझ आ ठीक है, गई? थैंक यू सो मच। जी ओके सर, इसने बड़ा कंफ्यूज किया हुआ था क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। बिल्कुल बिल्कुल आते मतलब हैं जो भी एमसीक्यू वाले पेपर है ना उसमें ये बहुत ज्यादा आया हुआ है, तो बिल्कुल इस वजह सही। से बस आप कंफ्यूज। याद रखें परकशन है वो तीसरे नंबर पे है, बाकी तरतीब चेंज कर लें ऊपर नीचे दोनों में परकशन। अच्छा जी सही रिपीट कीजिए। अच्छा जी अब आ जाते हैं परकशन की तरफ। परकशन क्या है, परकशन ये भी आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर औकात डॉक्टर जब पेशेंट को चेक कर रहे होते हैं तो वो पेशेंट की बॉडी पर अपना एक हाथ रख देते हैं और अपने दूसरे हाथ के ज़रिए अपने हाथ को क्या करते हैं, उसको स्टक करते हैं, उसको मारते हैं और उसके ज़रिए उनको जो है एक ख़ास तरह की साउंड जो है वो सुनाई देती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड होते हैं जिससे डॉक्टर और नर्सेज जो है वो क्या करते हैं, उसको इंटरप्रेट करके उससे मतलब निकालते हैं। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, इस अमल को हम परकशन कहते हैं, ठीक है। तो परकशन क्या है, ये हमारे साथ मेथड ऑफ टेपिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन विद फिंगर्स, हैंड और स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स to evaluate the size, consistency, borders and presence of fluid in the body organ। किसी भी बॉडी ऑर्गन में फ्लूइड्स की मौजूदगी को जानने के लिए, ठीक है,
या बॉडी के जो ऑर्गन के जो बॉर्डर्स है, कंसिस्टेंसी या उसकी जो साइज़ है, उसके बारे में इवैल्यूएशन करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी जो मैंने आपको बताया कि पेशेंट की बॉडी पार्ट पर हम एक हाथ रख देते हैं और अपने दूसरे हाथ के ज़रिए अपने जो हाथ हमने रखा होता है उसको हम क्या करते हैं, टेप करते हैं, उसको मारते हैं और इससे हमें एक ख़ास किस्म की आवाज़ जो है सुनाई देती है और उसी आवाज़ को हम इंटरप्रेट करते हुए उससे हम मतलब निकालते हैं। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, परकशन कहते हैं। सही है। Percussion of the body part produces a sounds that indicate the type of tissues within the organ। ठीक है। अब जब हम बॉडी पार्ट की परकशन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इससे ख़ास किस्म के साउंड प्रोड्यूस होते हैं और उसी साउंड से जो है हमें पता चलता है बॉडी के अंदर जो हमारे साथ मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं तो उसकी टिश्यू टाइप्स के बारे में हमें क्या पता चलता है, उसके बारे में हमें पता चलता है कि आया उसमें इन्फ्लेमेशन हुई है या उसमें किसी किस्म की एबनॉर्मल फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुई है। तो ये हमें साउंड्स के ज़रिए ही क्या होता है, पता चलता है। तो इट इज़ पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन एग्जामिनिंग द चेस्ट एंड एब्डोमेन। ठीक है। और ये मेथड जो है ज़्यादातर तौर पर जब हम चेस्ट और एब्डोमेन की असेसमेंट कर रहे होते हैं तो चेस्ट एंड एब्डोमेन असेसमेंट के दौरान हम परकशन करते हैं। ठीक है। चेस्ट पर हम परकशन इसलिए करते हैं, ठीक है, कि हमें पता चले कि आया पेशेंट की जो क्या कहते हैं जो लंग्स है उसमें किसी किस्म की फ्लूइड एक्यूमुलेशन तो नहीं हुई है। ठीक है। या एब्डोमेन में हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि किसी किस्म की स्वेलिंग तो नहीं हुई है। ठीक है। या किसी किस्म की वहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल फ्लूइड तो नहीं हुई है। ठीक है। तो इस वजह से हम ख़ास तौर पर ये मेथड जो है ये चेस्ट और एब्डोमेन की असेसमेंट के दौरान हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो प्रोड्यूसेस डिफरेंट नोट्स डिपेंडिंग ऑन अंडरलाइंग मासेस। ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के साउंड इससे हमें प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। हमें सुनाई देते हैं जिसमें एक साउंड किस्म जो है डलनेस है, दूसरा रेजोनेंट, ठीक है, तीसरा आपके पास फ्लेट और चौथा आपके पास टिम्पेनी। तो ये 4 किस्म के साउंड्स होते हैं। ठीक है। जो कि आपको परकशन के दौरान सुनने को मिलेंगे। ठीक है। और ये 4 किस्म के जो साउंड है इसका अपना एक मतलब है। ठीक है। तो वो आगे इंशाल्लाह आपको मिलेगा, इंशाल्लाह इसके बारे में आप लोग जान जाएंगे। डायरेक्ट अब परकशन के भी हमारे साथ किस्म है, एक डायरेक्ट परकशन होती है और एक ब्लंट परकशन होती है। ठीक है। डायरेक्ट परकशन में क्या होता है, डायरेक्ट परकशन में हम अपने पेशेंट के बॉडी पार्ट पर हाथ नहीं रखते। ठीक है। बल्कि डायरेक्ट बॉडी पार्ट को हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, टेप करते हैं। जैसे कि हम डोर को नॉक करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से पेशेंट के उस बॉडी पार्ट को हम क्या करते हैं, नॉक करते हैं। तेज़ी के साथ उसको हम क्या करते हैं, फिंगर्स के ज़रिए नॉक करते हैं और उससे ख़ास किस्म की साउंड जो है वो हमें सुनने को मिलती है। तो उस साउंड से फिर हमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन मिलता है और उसी इंफॉर्मेशन को फिर हम इंटरप्रेट करते हुए पेशेंट के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो डायरेक्ट परकशन हम क्या करते हैं, टू इलिसिट टेंडरनेस और पेन। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, टेंडरनेस और पेन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, डायरेक्ट परकशन करते हैं। इसी तरह से डायरेक्ट टिप ऑन बॉडी पार्ट विद 1 और 2 फिंगर, एक या 2 फिंगर टिप के ज़रिए जो है हम क्या करते हैं, पेशेंट की बॉडी पार्ट को हम क्या करते हैं, नॉक करते हैं। ठीक है। तो इससे हमें साउंड सुनने को मिलते हैं और वो साउंड जो है हम फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं। इसी तरह से एक हमारे साथ ब्लंट परकशन है। ब्लंट परकशन में क्या होता है, टू डिटेक्ट टेंडरनेस ओवर ऑर्गन। ठीक है। ऑर्गन्स के ऊपर टेंडरनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लंट परकशन करते हैं। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, प्लेस वन हैंड फ्लेट ऑन द बॉडी सरफेस, जो अभी स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि बॉडी के सरफेस पर हम अपना एक हाथ जो है मुकम्मल रख देते हैं और अपने दूसरे हाथ से अपने हाथ को क्या करते हैं, उसको टेप करते हैं। जैसे कि ये साउंड सुने, जैसे मैं इसको कर रहा हूँ, ये अपने हाथ को मैं क्या कर रहा हूँ, मार रहा हूँ, इससे ये साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्लंट परकशन। ठीक है। यूज द फिस्ट ऑफ अदर ऑर्गन्स टू स्ट्राइक द बेक ऑफ द हैंड फ्लेट ऑन द बॉडी सरफेस। ठीक है।
वही बात है कि या तो आपने अपने जो हाथ है उसको मुट्ठी करके क्या करना होता है, अपने जो दूसरे हाथ है उसके सरफेस को मारना होता है, उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसके बेस पर आप पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्लंट परकजन कहते हैं। ठीक है, एक डायरेक्ट परकजन होती है, एक ब्लंट परकजन होती है। जी जी, फिर मैं अपने बेटे के साथ देखती हूँ क्या? देखिए डायरेक्ट परकजन का मतलब ये है कि इसमें आपने अपने दूसरे हैंड को यूज़ नहीं करना होता, बस डायरेक्टली आप पेशेंट के बॉडी पार्ट को क्या करते हैं, उसको नॉक करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको टेप करते हैं। जबकि इनडायरेक्ट से मुराद ये है ब्लंट परकजन। ब्लंट परकजन से मुराद ये है कि इसमें आपने अपना एक हाथ जो है पेशेंट के बॉडी पर रखना होता है, बॉडी सरफेस पर, और दूसरे हाथ को अपने हाथ पर क्या करना है और दूसरे अपने आपका जो दूसरा हाथ है ना, तो इसको आपने अपने जो हाथ जो कि आपने पेशेंट के बॉडी पर रखा होता है उस हाथ को आपने मारना होता है अपने दूसरे हाथ से, और इससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसको आपने क्या करना होता है, इंटरप्रेट करना होता है। तो इसको हम इनडायरेक्ट या ब्लंट परकजन कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए साउंड प्रोड्यूस बाय परकजन, परकजन के ज़रिए हमें जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो सबसे पहला जो नॉर्मल साउंड आपको सुनने को मिलेगा, तो नॉर्मल साउंड जब भी आपके पास होगा तो वो क्या होगा, रेजोनेंस कहलाएगा। ठीक है, नॉर्मल जब आप लंग्स को क्या करते हैं, परकस करते हैं, परकजन करते हैं, तो आपको जो नॉर्मल साउंड लंग की परकजन के थ्रू मिलेगी तो वो क्या कहलाएगी, रेजोनेंस कहलाएगी। इसी तरह से अगर लंग्स में जो है ईयर फिल्ड हो, ठीक है, हवा से भरे हुए लंग्स हो और उसको आप परकस करते हैं, ठीक है, तो उससे आपको जो साउंड सुनने को मिलेंगी तो उसको हम हाइपर रेजोनेंस साउंड कहेंगे। ठीक है, बूमिंग साउंड होती है। इसी तरह से अगर एब्डोमिन को आप परकस करते हैं, ठीक है, तो ड्रम को जब आप क्या करते हैं, ड्रम पर जब आप तो यहाँ पर आपको डिफरेंट साउंड दिए गए हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर नॉर्मल लंग्स हो, ठीक है, और उसको आप परकस करें तो उससे आपको जो नॉर्मल साउंड मिलेगा, ठीक है, तो रेजोनेंस कहलाएगा। जैसे कि आप क्या कहते हैं, आप एक खुले मैदान में जाते हैं, वहाँ पर आवाज़ लगाते हैं, ठीक है, तो वो आवाज़ जो है बार बार आपको सुनाई देती है, तो इसको क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। इसी तरह से जो एयर फिल्ड लंग्स होते हैं उसको आप परकस करते हैं, ठीक है, तो उससे आपको जो साउंड सुनने को मिलेगा तो वो हाइपर रेजोनेंस होता है। इसी तरह से जब आप एब्डोमेन को क्या करते हैं, परकजन करते हैं, तो ड्रम को जब आप किसी हथौड़े से मारते हैं और ड्रम की तरह आवाज़ उससे निकलती है, ठीक है, तो इस तरह की जो आवाज़ होती है इसको हम क्या कहते हैं, मेडिकल टर्म में टेम्पेनी साउंड कहते हैं। इसी तरह से लेवर को परकजन करने से आपके पास जो साउंड मिलती है, ठीक है, तो वो डलनेस साउंड होती है, डलनेस साउंड। ठीक है, इसी तरह से मसल्स और बोन्स को जब आप क्या करते हैं, परकस करते हैं, तो उससे आपको फ्लैट साउंड जो है सुनने को मिलेगी। फ्लैट से मुराद ये है कि बिल्कुल विदाउट बेस, उसमें किसी किस्म का बेस नहीं होता, ठीक है, जस्ट साउंड होता है। जैसे आप लकड़ी को मारते हैं ना, मतलब लकड़ी क्या होती है, उसको जब आप क्या कहते हैं, किसी दूसरी हार्ड सरफेस के साथ उसको करते हैं तो उससे जो साउंड निकलता है तो इसको कहते हैं फ्लैट साउंड, तो इसको हम फ्लैटनेस कहेंगे। तो ये मुख्तलिफ मसल्स बोन्स के जो साउंड्स होते हैं, ठीक है, मसल बोन से फ्लैटनेस साउंड जो है वो सुनने को मिलती है, लिवर से डलनेस, एब्डोमेन से टेम्पेनी, ईयर फील्ड लंग से हाइपर रेजोनेंस एंड नॉर्मल लंग से रेजोनेंस। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है और आया हुआ भी है ऑलरेडी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी जी, सर ये जो सेंटर में क्वालिटी दी हालो बूमिंग ड्रम लाइक, हाँ, ये आपको एक तशबीह दी गई है ना, मतलब हालों के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि एक खुले मैदान में या एक खाली रूम में जब आप आवाज़ लगाते हैं, ठीक है, तो बार बार जो आवाज़ आपको सुनाई देती है तो इसको हालो कहते हैं, हालो लाइक। तो इस वजह से मेडिकल टर्म में इसके लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है रेजोनेंस। बूमिंग हो गई, ठीक है, ड्रम लाइक साउंड, जो ड्रम आपने देखे होंगे ना, ड्रम से जो साउंड निकलती है बिल्कुल उसी तरह के जो साउंड है वो एब्डोमेन के परकजन से निकलती है, जिसको हम टिम्पेनी कहते हैं मेडिकल टर्म में।
लिवर से जो है डलनेस का साउंड निकलता है और मसल बोन से फ्लैटनेस टाइप साउंड जो है वो निकलते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। सर लिवर वाली साउंड कैसी होती है? लिवर वाली डलनेस साउंड से मुराद ये है कि क्या कहते हैं, जब आप ये ठुड कोई पूछ रही है, ठुड लाइक। हाँ कोई नदी होती है ना, मतलब कोई दरिया होती है जो कि बहुत ज़्यादा गहरी हो, उसमें आप एक बड़ा सा पत्थर फेंकते हैं तो ड्रुप लाइक साउंड जो है वो आपको सुनाई देती है। तो इस तरह के जो साउंड होते हैं इसको डलनेस कहते हैं। सही है। आप लोगों ने कभी ये एक्सपीरियंस किया है, मतलब कोई मतलब नदी वगैरह में कभी पत्थर या कोई क्या कहते हैं ईंट फेंका है आप लोगों ने? बहुत ज्यादा बचपन में। हाँ, हमने भी बचपन में किए थे ये, इस वजह से इसके ज़रिए हम उस दरिया की जो बहुत बार गहराई है करते थे उसको हम उसमें। मालूम करते थे कि अगर बहुत ज़्यादा अजीब तरह का आवाज़ आता था तो हम कहते थे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहराई है, और जब किसी जगह पर हमारे साथ आवाज़ जो है वो शेलो आता था तो हम कहते थे कि यहाँ पर गहराई नहीं है। तो जो गहराई वाला साउंड आपको सुनाई देता है ना, तो बिल्कुल वो क्या कहलाता है, डलनेस कहलाता है। सही है। होती है। बिल्कुल। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एस्कल्टेशन की तरफ। एस्कल्टेशन क्या है? एस्कल्टेशन से मुराद ये है कि स्टेथोस्कोप के ज़रिए आप जो मुख्तलिफ साउंड सुनते हैं, ठीक है, जैसे कि हार्ट साउंड जब आप सुनते हैं, लंग साउंड जब आप सुनते हैं, एब्डोमिनल साउंड जब आप एस्कल्टेशन के ज़रिए स्टेथोस्कोप के ज़रिए सुनते हैं, तो इस अमल को एस्कल्टेशन कहते हैं। इस टेक्निक को एस्कल्टेशन कहते हैं। So a method used to listen to the sound of the body during a physical examination. Physical examination के दौरान जब हम बॉडी के साउंड्स को क्या करते हैं, सुनते हैं, किसके ज़रिए, स्टेथोस्कोप के ज़रिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, एस्कल्टेशन कहते हैं। सही है। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। परफॉर्म बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के ज़रिए हम ये साउंड सुनते हैं। एंड टू इवॉल्वेट द फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, पिच, नंबर एंड क्वालिटी ऑफ साउंड। और इसी तरह से स्टेथोस्कोप के ज़रिए जो हम साउंड सुन रहे होते हैं, तो इस साउंड की जो है हम फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं कि 1 मिनट में कितनी बार हमें ये साउंड जो है सुनाई देती है, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इंटेंसिटी से मुराद कितनी शिद्दत के साथ हमें ये साउंड सुनाई दे रही है, कितने टाइम के लिए जो है ये साउंड जो है ये प्रोड्यूस होती है फिर बंद होती है, तो इसको हम ड्यूरेशन कहते हैं। पिच से मुराद हाई पिच है या लो पिच है, ठीक है, कितने तादाद में हमें सुनाई देती है, इसकी क्वालिटी ऑफ साउंड जो है ये क्या है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है हम स्टेथोस्कोप के ज़रिए जब सुन रहे होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, पिच, नंबर एंड क्वालिटी ऑफ साउंड क्या है। फ्लेट डायफ्राम पिक अप हाई पिच रिस्पायरेटरी साउंड बेस, ठीक है। हमारे साथ जो डायफ्राम होता है ना, स्टेथोस्कोप के हमारे पास 2 पार्ट होते हैं। एक हमारे साथ डायफ्राम होता है, ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास होता है जिसको हम बेल कहते हैं, ठीक है। तो डायफ्राम के ज़रिए हमें हाई पिच रिस्पायरेटरी साउंड जो है वो अच्छी तरीके से सुनाई देती है, जबकि बेल के ज़रिए जो हमें लो पिच साउंड जो है वो आसानी से सुनाई देती है। जैसे कि हार्ट का मरमरिंग जो साउंड होता है, ये हमें बेल के ज़रिए जो है आसानी से सुनाई देता है, ठीक है। डायफ्राम जो है ये आपके स्टेथोस्कोप का जो बड़ा वाला पोर्शन होता है ना, जिसको हम रखते हैं बॉडी पार्ट पर, तो उसको हम डायफ्राम कहते हैं। और डायफ्राम के बिल्कुल ऊपर जो छोटा सा आपके पास बना होता है सर्कल लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको हम बेल कहते हैं, ठीक है। तो बेल जो है ये लो पिच साउंड को क्या करता है, कैच करता है, जबकि डायफ्राम जो है ये क्या करता है, हाई पिच रेस्पिरेटरी साउंड को कैच करता है। समझ आ रही है मेरी बातों की? यस वेरी गुड। अब एक हमारे साथ होता है डायरेक्ट एस्कल्टेशन और एक हमारे साथ होता है इनडायरेक्ट एस्कल्टेशन। डायरेक्ट एस्कल्टेशन में क्या होता है, साउंड आर ऑडिबल विदाउट स्टेथोस्कोप। डायरेक्ट एस्कल्टेशन में आप
आपको स्टेथोस्कोप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। साउंड जो है वो आप बगैर स्टेथोस्कोप के भी सुन लेते हैं, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सकल्टेशन। जबकि इनडायरेक्ट एक्सकल्टेशन में आपने स्टेथोस्कोप को यूज़ करना होता है, जिसमें आप डायफ्राम को यूज़ कर सकते हैं। हाई पिच साउंड को सुनने के लिए आप डायफ्राम को यूज़ करते हैं। जैसे कि सांस लेने का जो साउंड होता है, हम जब सांस ले रहे होते हैं तो सर्दियों में आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, जब आप सांस ले रहे होते हैं रात के टाइम जब सो रहे होते हैं, तो सांस लेने की जो आवाज़ है वो भी आप लोगों को सुनाई दे रही होती है। इसी तरह से जब आप एक साइड पर सो जाते हैं, ठीक है, कान जो है आपने पिलो पर रखा हुआ होता है, तो आपको अपने हार्ट साउंड जो है वो भी सुनाई दे रहा होता है। इसी तरह से बाज़ औक़ात आपको अपने जो बोल से मुराद आप जो इंटेस्टाइन्स है, तो बाज़ औक़ात हमारे जो इंटेस्टाइन है ये बाज़ औक़ात बहुत तेज़ी से जो है साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। तो इस हाई पिच साउंड्स को हम डायफ्राम के ज़रिए सुनते हैं, जबकि लो पिच साउंड को सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप का जो बेल पोर्शन होता है, बेल साइड है, उसको हम यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए हम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हार्ट साउंड को जो है सुनने की कोशिश करते हैं। हार्ट मर्मरिंग से मुराद लो पिच साउंड होते हैं, ठीक है, तो उसको हम सुनने की कोशिश करते हैं। या जो करोटिड ब्रूट्स होते हैं, ठीक है, करोटिड ब्रूट्स, तो उसको सुनने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये हम बेल के ज़रिए करते हैं, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल है? नो सर। इंतहाई सिंपल है, जस्ट आसान बातें आसान अल्फाज में आपको बताया गया है। इसमें मेरे ख्याल से आप लोगों को मुश्किल नहीं होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। अच्छा जी, फिज़िकल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो इसका ऑर्डर क्या है, तो आपने स्टार्ट में ही पढ़ा था कि सिस्टमेटिक ऑर्डर इसका यही है कि हम क्या करेंगे, सर से शुरू करेंगे और नीचे आते आते पाँव तक आएंगे। इसी तरह से जो ऑर्डर ऑफ टेक्निक्स है, ठीक है, नॉर्मली जो ऑर्डर ऑफ टेक्निक है, जनरल जो टेक्निक है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपने इंस्पेक्शन करनी होती है, फिर इंस्पेक्शन के बाद पल्पेशन करनी होती है, फिर पल्पेशन के बाद जो है आपने परकशन करनी होती है, और लास्ट में आपने एस्कल्टेशन करनी होती है। तो ये नॉर्मल आपके पास जर्नल ऑर्डर है। अगर आप सिस्टमेटिकली देखते हैं, ठीक है, बट बी फ्लेक्सिबल बेस्ड ऑन पेशेंट नीड। अच्छा जी, ज़रूरी नहीं है कि हर एक पेशेंट की आप पहले इंस्पेक्शन करें, फिर परपेशन करें, फिर परकशन करें और फिर एस्कल्टेशन करें। आपने पेशेंट की कंडीशन को देखना है, पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक ही आपने टेक्निक्स को क्या करना है, यूज़ करना है। अगर पेशेंट को इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत हो तो आप उसकी इंस्पेक्शन करें। अगर पेशेंट के बॉडी पार्ट को पल्पेट करने की ज़रूरत है तो खाली उसको पल्पेट करें, ठीक है, एस्कल्टेशन की ज़रूरत नहीं है। या अगर एस्कल्टेशन करने की ज़रूरत हो तो बाकी जो टेक्निक है उसको करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो ना करें, जस्ट एस्कल्टेशन आप लोगों ने करनी है। सो पेशेंट के नीड्स को देखते हुए आप लोगों ने टेक्निक्स को फॉलो करना है। जनरल अपीयरेंस में आपके पास जनरल सर्वे की बात करते हैं, तो जनरल सर्वे में सबसे पहला काम आपका क्या होता है, आपने जनरल अपीयरेंस देखना होता है, मतलब पेशेंट की जो ज़ाहिरी जो कंडीशन होती है उसको आपने देखना होता है, ठीक है। इसमें आपने पेशेंट की जो गेट है, गेट से मुराद खड़े रहने का जो अंदाज है वो देखना होता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस देखनी होती है आपने, गेट से मतलब मुराद जो पेशेंट चल रहा है वो देखना होता है, चाल। हाँ, हाँ, चाल-चलन, उनकी जो चाल-चलन होती है वो आपने देखनी होती है। थैंक यू। इसी तरह से न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो आपने देखनी होती है। इसके साथ-साथ स्टेट ऑफ ड्रेस, मतलब किस तरह से उन्होंने कपड़े पहने हैं, कैसे कपड़े उन्होंने पहने हैं, तंग पहने हुए हैं या खुले पहने हुए हैं, कि लंबे पहने हैं या छोटे कपड़े पहने हैं। इसी तरह से उनकी जो बॉडी बिल्ड है, ठीक है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ऑब्वियस डिसेबिलिटी, उनको किसी किस्म की डिसेबिलिटी है या नहीं, बात करने का तरीका उनका क्या है, स्पीच पैटर्न, ठीक है। इसी तरह से उनकी जो मूड है, इफ़ेक्ट से मुराद उनकी जो मूड है, ठीक है, उसको देखना है, खुश है या खफा है, गुस्से में है या बिल्कुल खामोश है, तो ये इफ़ेक्ट्स में आता है। हाइजीन, साफ़ सुथराई का जो है वो आपने देखना है। बॉडी ओडोर देखने हैं कि किसी किस्म बॉडी पार्ट से जो है स्मेल तो नहीं आ रही, ठीक है। पोस्चर से मुराद उनकी जो क्या कहते हैं, पोस्चर क्या कहते हैं, पोस्चर अब हम क्या कहेंगे पोस्चर को? उठने बैठने का तरीका। लेटने की पोजीशन सर। अच्छा जी, सही है। रेस, ठीक है। इसी तरह से जेंडर हो गई, मतलब मेल है फीमेल है। हाइट आपने देखनी है, ज़्यादा लंबा है या
छोटा है, ठीक है। वेट, इसी तरह से वाइटल साइन, ये सारी चीज़ें जो है जनरल अपीयरेंस में आ जाती है, ठीक है। तो ये आपने जनरल अपीयरेंस में ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद 8 हेड सरकमफेरेंस इफ़ चाइल्ड इज़ लेस देन 2 ईयर्स ओल्ड। अगर बच्चा जो है 2 साल की उम्र से कम है तो इसकी फिर आपने हेड सरकमफेरेंस को देखना होता है, ठीक है। हेड सरकमफेरेंस को देखना होता है और उसको जो है आपने उस बच्चे के चेस्ट के साथ कंपेयर करना होता है। इसकी भी एक ख़ास साइज़ होती है, ठीक है। अगर उस साइज़ से ये छोटा हो या बड़ा हो तो फिर हमारे साथ जो बच्चा होता है वो हम फिर ठीक कंसीडर नहीं करते, एबनॉर्मल कंसीडर करते हैं उस स्ट्रक्चर को, ठीक है। सिंड्रोमिक बच्चे, जी सर।